Good morning, dear students. So myself Mohammad Hussain, environmental science lecturer from Government Higher Secondary School of Jamala. So today we are discussing a new topic, that is ozone layer depletion, cause, impact, and the international efforts to control it. So first of all, we will like to know about the ozone. व्हाट इज़ द ओजोन या ओजोन लेयर क्या होते हैं, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे कि हमारे अर्थ जो है दे आर सराउंडेड बाय अ गैसियस लेयर। अर्थ को कवर लपेटा हुआ है किससे, एक गैसियस लेयर से। इसको हम क्या कहा जाते हैं, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, राइट। एटमॉस्फेयर से लपेटा हुआ है अर्थ को, राइट। तो ये एटमॉस्फेयर, इसके चार ख़ास लेयर्स, इसको हम इस एटमॉस्फेयर को चार लेयर्स में क्लासिफाई करते हैं। इसके सबसे लोअर लेयर को हम ट्रोपोस्फेयर कहा जाते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर दूसरे लेयर को हम स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाते हैं। फिर हमारे पास एक होते हैं मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। चार इंपॉर्टेंट लेयर्स है जिनकी डेंसिटी डिफरेंट है, जिनकी कंपोजिशन अलग है, जिनकी टेम्परेचर वेरिएशन है आपस में। तो बेस्ड ऑन दिस डिफरेंट थिंग्स दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 लेयर्स, राइट। तो जब हम ओजोन लेयर की बात कर रहे हैं तो ओजोन लेयर उस लेयर को कहा जाते हैं जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर यानी ये वाली लेयर्स, इमीडिएट जो लोअर लेयर यानी ट्रोपोस्फेयर के बाद जो लेयर आते हैं उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर या इसका दूसरा नाम भी रखा गया है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर भी कहा जाते हैं इस स्ट्रेटोस्फेयर को, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर को हम ओजोन लेयर इसलिए कहते हैं कि यहाँ जो गैस पाए जाते हैं उस गैस में 95% सिर्फ ओजोन से बना होते हैं। ओजोन खुद क्या है, गैस है, दिस मेड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम। इसका जो बना है वो 3 ऑक्सीजन एटम का बना है और एक कलरलेस गैस है जो कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा आपके स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं। और इसमें ज़्यादा ओजोन का मात्रा होने की वजह से हम इसको ओजोन लेयर कहा जाते हैं। तो ओजोन लेयर यहाँ पर क्यों है, इसकी क्या अहमियत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सन से जो किरणें पड़ जाते हैं ज़मीन की तरफ तो दे गेट क्रॉस द एटमॉस्फेयर, राइट। एटमॉस्फेयर क्रॉस करके आ जाते हैं। लेकिन ये जो रेडिएशन यहाँ से आते हैं उसमें बहुत छोटे शॉर्ट वेव यानी छोटे रेडिएशन से लेके ये बहुत यूवी रेडिएशन जिनको हम कहा जाते हैं से लेके बहुत लंबे वेव लेंथ वाली रेडिएशन लाइक रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स कहा जाते हैं, जिनका लेंथ कम से कम 3 से 4 मीटर तक होते हैं। और जो सबसे शॉर्टेस्ट रेडिएशंस होते हैं वो 0.2 म्यू माइक्रोन के साइज होते हैं। यानी ये रेडिएशन जो सन से आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो बंच ऑफ रेडिएशन है जिसमें 0.02 माइक्रोमीटर से लेके 3 to 4 मीटर के डिफरेंट लेंथ ऑफ वेव लेंथ के रेडिएशन इसमें पाया जाते हैं। और इसी में भी ही हमारे जो विजिबल रेडिएशन या विजिबल स्पेक्ट्रम है वो इसी रेंज के अंदर पाया जाते हैं। तो ये जो बंच ऑफ रेडिएशन सन से पड़ जाते हैं उसमें बहुत शॉर्ट वेव्स के भी होते हैं और लॉन्ग वेव्स के भी होते हैं और मीडियम वेव्स के भी होते हैं। तो यहाँ जब हम ओजोन की बात कर रहा है तो ओजोन यहाँ इस लेयर में इसलिए है, इस ओजोन को हम एक प्रोटेक्टिंग लेयर भी कहा जाते हैं। ओजोन को हम प्रोटेक्टिव लेयर भी कहा जाते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर इसलिए कहा जाते हैं कि ये जो ओजोन लेयर है जब सन से किरणें ज़मीन की तरफ आ जाते हैं तो जैसे ही सन की किरणों के साथ कुछ ऐसे रेडिएशन से जिनके वेवलेंथ बहुत छोटा होते हैं, शॉर्ट वेव्स होते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहा जाते हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को यहाँ से फिल्ट्रेट करते हैं, यानी इस लेयर से आगे पास होने
नहीं देते हैं। तो ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर्स के रोल प्ले कर रहा है या एक फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। किस चीज़ को फिल्टर कर रहा है कि जो रेडिएशन सन से आते हैं उसमें कुछ बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ के रेडिएशंस होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जिसकी इम्पैक्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर ये ज़मीन के सरफेस पे अगर ये रेडिएशंस ज़्यादा मात्रा में आना शुरू हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डैमेजेस काज कर सकते हैं। तो इसलिए नेचर ने क्या रखा है, यहाँ पर एक प्रोटेक्टिंग लेयर रखा है जिसको हम ओजोन लेयर कहा जाते हैं। ये ओजोन लेयर का यही फंक्शन है कि एक प्रोटेक्टिंग फंक्शन है जिसके अंदर क्या करते हैं वो जो सन के रेडिएशंस के साथ कुछ हार्मफुल रेडिएशंस इसके साथ होते हैं उस रेडिएशन को आगे पास होने नहीं करते हैं। यहाँ पर एक अम्ब्रेला के मानन काम करते हैं जो इस रेडिएशन को आगे पास होने नहीं देता। तो ये है कि ओजोन लेयर कहाँ है और इसका क्या रोल है। ठीक है, तो जैसे हम देख रहा है कि अगर ओजोन लेयर नहीं हो तो क्या होगा। ओजोन लेयर अगर नहीं है तो सन की किरणें सारे सीधे ज़मीन पे पड़ जाएंगे और सन की किरणों के साथ जो हार्मफुल रेडिएशंस है जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कहा जाते हैं वो भी ज़मीन के सरफेस पे पहुंच जाएंगे और इसके जो डैमेजेस है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हमारे सामने होंगे। ठीक है, तो ये है कि ओजोन लेयर क्या है। अब हम ये देखेंगे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होते हैं। तो ये कुछ 1983 के बाद ये ज़्यादा हाईलाइट जो है दुनिया के अंदर होने लगे हैं कि ये जो लेयर है इस लेयर का जो थिकनेस है वो आहिस्ता कम होता जा रहा है। इवन इन 1983 देयर वाज अ रिपोर्ट ऑफ ओजोन होल। आपको पता होना चाहिए कि एक ओजोन होल का जो यानी रिपोर्ट किया गया था किसके ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, है ना। अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन होल का रिकॉर्ड किया गया था 1983-84 में। तो यहाँ से हमें ये जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन का कंसेप्ट या जो फिनोमेना है वो ज़्यादा ग्लोबल हो जाते हैं। ये ओजोन लेयर डिप्लीशन है क्या है, इनफैक्ट इट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। क्या है ये, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन, यानी ओजोन की डिस्ट्रक्शन हो रहा है इस लेयर के अंदर। ओजोन की डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, क्या ओजोन वहाँ ऑलरेडी एक ख़ास मात्रा में पाए जाते हैं, ये कहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पर जो ओजोन बनते हैं वो बेसिकली यही ऑक्सीजन जो ट्रोपोस्फीयर में जिसकी मात्रा कितना होते हैं 21% होते हैं, ये ऑक्सीजन जो है ऊपरी लेयर में जब पहुंच जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, ये क्या होते हैं यहाँ पर जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है ये, क्योंकि रेडिएशन जितनी ज़्यादा शॉर्ट वेव लेंथ होते हैं उतनी ज़्यादा वो एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, जितनी वेव लेंथ लंबी होते हैं उसमें एनर्जी उतनी कम होते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस यानी यहाँ जो रेडिएशंस है स्ट्रेटोस्फीयर में वहाँ इस तरह की एनर्जेटिक वेव रेडिएशंस है जो इस ओजोन को ब्रेक डाउन करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं दो ऑक्सीजन में। तो यही ऑक्सीजन क्या होते हैं कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलके ओजोन बना देते हैं। तो कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो एक बनते रहते हैं और इवन कि इसकी डिस्ट्रक्शन भी होते रहते हैं। ठीक है, कि बनता है डिस्ट्रॉय भी होते हैं। तो एक इक्विलिब्रियम तरीके से यहाँ ओजोन बनते रहते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन कहाँ से होते हैं। डिप्लीशन जैसे ये एक मॉडर्न फिनोमेना यानी इसी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की से रिलेटेड है, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि इंसान ने कुछ खास आर्टिफिशियल गैसेस का बनाना शुरू किया जिसको हम CFCs कहा जाते हैं। CFCs जो ये एक नेचुरल गैस नहीं है, एक मैन मेड गैस है जो हमने इंसान ने बनाया है, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहा जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहा जाते हैं। क्या कहा जाते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये एक बहुत ही न्यूमेरिकल गैस है, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, एक स्टेबल गैस है जो हाई टेम्परेचर में भी इसकी ब्रेकडाउन्स नहीं होता। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी की वजह से इसके यूजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना भी है, देखा भी है कि बहुत सारे एप्लीकेंसेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे एयर कंडीशनर्स होते हैं या रेफ्रिजरेटर्स होते हैं या आपके एरोसोल्स होते हैं ना,
एरोसोल्स होते हैं या एज अ सॉल्वेंट इसका इस्तेमाल किया जाते हैं, सॉल्वेंट इसका इस्तेमाल किया जाते हैं। इवन सम इलेक्ट्रिक सर्किट्स की क्लीनर्स के एज ए क्लीनर्स भी इस्तेमाल किया जाते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल और डोमेस्टिक यूजेस में इसका इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी की वजह से। तो ये CFC जो है, आप जैसे जैसे हमने यानी दुनिया के अंदर इस CFC का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन और कंजम्पशन शुरू किया, being a stable gas, this CFC live in the air in the troposphere for hundreds of life यानी years, जो आहिस्ता आहिस्ता कहाँ इंटर कर जाते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेटोस्फीयर में इंटर कर जाते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में जब ये पहुंच जाते हैं, जैसे आप जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में ख़ास कुछ UV रेडिएशंस है जो एनर्जेटिक रेडिएशंस है, वो क्या करते हैं इस CFCs को, जैसे CFC मतलब यहाँ पर क्लोरीन के 3 एटम होते हैं, से फॉर एग्जांपल इसमें कार्बन के एटम होते हैं फ्लोरीन के, और एक क्लोरीन के 3 एटम्स होते हैं, CFCl3 भी होते हैं या CF2Cl2 भी होते हैं, ये इसके वैरायटीज होते हैं, ठीक है। CFCl3 जब ट्रोपोस्फीयर में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर जो UV रेडिएशन है इसको ब्रेक डाउन करते हैं CFCl2 प्लस Cl रेडिकल में वहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। कहाँ पर, ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। तो यही Cl रेडिकल्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ओजोन डिस्ट्रक्शन के लिए। यानी जब ये Cl रेडिकल वहाँ जनरेट होना शुरू हो जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, ये Cl रेडिकल इसके साथ रिएक्शन करते हैं ओजोन के साथ, तो वहाँ बनते हैं ClO प्लस O2 बनते हैं, और लेटर ऑन यही ClO जो है फिर से एक ऑक्सीजन के साथ मिलके Cl रेडिकल प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ये रीजनरेशन होते हैं, वही मॉलिक्यूल जो है ये एक रेडिकल है फिर से जनरेट होते हैं और दोबारा एक ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस तरह से कहा जाते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CFC कैन डिस्ट्रॉय 1000 ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है। एक ही क्लोरीन यानी CFC वाली मॉलिक्यूल जो है 1000 ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिस तरह से ये अपना साइकिल जो रीजनरेशन का साइकिल है वो चलते रहते हैं, ओजोन को इसी तरह से डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तो यहाँ ओजोन डिप्लेशन का मतलब ये बनते हैं कि ओजोन लेयर के अंदर क्या होते हैं कि ये जो ओजोन का मात्रा है, इवन देखिए ओजोन ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में हमारे ओजोन लेयर में पाया जाते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है मिडिल लेयर्स में यानी अराउंड दी 25 किलोमीटर। जैसे कि आप जानते हैं कि तकरीबन 15 किलोमीटर तक आपका ट्रोपोस्फीयर बन जाते हैं, 15 के बाद 50 किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फीयर का लेयर बन जाते हैं, और इस 15 और 50 के बीच में अराउंड 25 to 30 के बीच में सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस, ये जो ओजोन के गैसेस है ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं। तो ये जो डिस्ट्रक्शन होते हैं वो नीचे वाली सरफेस से होते हैं, बिलो लेयर से होते हैं, यहाँ से ओजोन का डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ से स्लाइस आउट होना शुरू हो जाते हैं, ओजोन का लेयर स्लाइस आउट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम ओजोन डिप्लेशन कहा जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लेशन कहा जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओजोन डिप्लेशन के 3 प्रोमिनेंट मैकेनिज्म जो है यानी एस्टैब्लिश किया हुआ है। 3 ख़ास तरह के सिस्टम यहाँ पर ओजोन को डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। एक हमारे पास होते हैं हाइड्रोक्साइल सिस्टम, हाइड्रोक्साइल सिस्टम हमारे पास होते हैं, और दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम या नाइट्रोजन सिस्टम होते हैं, नाइट्रोजन सिस्टम होते हैं, और तीसरा क्लोरीन सिस्टम होते हैं, क्लोरीन सिस्टम हमारे पास डिस्ट्रॉय करने में। ये 3 सिस्टम जो है बहुत एक्टिवली ओजोन को डिस्ट्रॉय करने में रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोक्साइल कैसे ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। हाइड्रोक्साइल आमतौर पर स्ट्रेटोस्फीयर में वाटर वेपर्स जब आ जाते हैं, वाटर वेपर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द UV रेडिएशंस, ये
हाइड्रोक्साइल आयन में तब्दील हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। हाइड्रोक्साइल में तब्दील होते हैं। वही हाइड्रोक्साइल जो है ओजोन को मिल के फिर से वाटर वेपर्स जनरेट करते हैं, यानी फिर से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल दोबारा जनरेट होगा। फिर वही वाटर वेपर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यूवी रेडिएशन ये फिर से हाइड्रोक्साइड आयन दोबारा से जनरेट करते हैं। एक ये मैकेनिज्म वहाँ पर ओजोन को डिस्ट्राइव करते हैं। दूसरा हमारे पास नाइट्रोजन सिस्टम होते हैं जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड, आमतौर पर नाइट्रस ऑक्साइड जो कहाँ से बनते हैं, आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स खेतों में इस्तेमाल करने की वजह से इसका मात्रा ज़्यादा बनते हैं, या बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन से ये नाइट्रस ऑक्साइड एयर में ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे ख़ास कुछ सोर्सेज से ये जो गैस है एयर में चला जाते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या करते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं। या ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये तब्दील होते हैं किसमें, ये भी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं। यही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो ओजोन के साथ मिल जाते हैं और ओजोन को डिस्ट्राइव करने में मदद करते हैं, जिससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में तब्दील हो जाते हैं। सो सेम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर से रीजनरेट करते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। इस तरह से ये फिर यहाँ भी साइकिल जो है चलते हैं रीजनरेशन का होते हैं जो ओजोन को डिस्ट्राइव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी ओजोन को डिस्ट्राइव करने के लिए ये साइकिल बनते रहते हैं। ये दूसरा सिस्टम है वहाँ ओजोन डिस्ट्राइव करने का। और एक सिस्टम हमारे पास होते हैं क्लोरीन वाला सिस्टम जो हमने अभी बताया, जो आमतौर पर इवन समटाइम्स वॉल्केनिक एरप्शंस होने की वजह से या दूसरे प्रोसेस के दौरान हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होते हैं एयर के अंदर, HCl भी बनते हैं, या आमतौर पर जो हमारे पास होते हैं वो CFC से जो हम रेफ्रिजरेटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये CFCs जो है या HCl है, CFCs जो है ये जैसे हमने बताया कि इसमें कार्बन फ्लोरीन के एटम्स और क्लोरीन के एटम्स होते हैं। ये CFCl2 में तब्दील होते हैं प्लस Cl रेडिकल बनते हैं। ये Cl रेडिकल जो है डायरेक्टली ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं और ClO प्लस O2 बना देते हैं। वही ClO फिर से एक ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या कर सकते हैं, फिर से Cl रेडिकल बना सकते हैं प्लस ऑक्सीजन बना सकते हैं। तो ये तीन सिस्टम जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किस चीज़ में, ओजोन डिस्ट्रक्शन करने में। अब हम देखते हैं कि इसी ओजोन डिप्लीशन में क्या होते हैं कि ओजोन होल का नाम आ जाते हैं। ओजोन होल हम किससे कहते हैं, फिर देखिए ओजोन होल का कंसेप्ट जैसे हमने अभी बताया कि ये जो ओजोन होल है ये कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, ये अंटार्कटिका के ऊपर, अंटार्कटिका यानी साउदर्न पोल पे। साउदर्न पोल पे क्या होते हैं कि एक वहाँ पे एक यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशन सेटअप होते हैं जब वहाँ पर ऑटम का सीजन होते हैं। ऑटम का सीजन जहाँ पर कब स्टार्ट होंगे, अंटार्कटिका में ऑटम का सीजन वहाँ होंगे जब यहाँ पर स्प्रिंग होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल में क्या होते हैं, यहाँ पर ऑटम सेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी ठंड का मौसम आना शुरू हो जाते हैं। उस समय क्या होते हैं कि एक एयर ब्लो होते हैं जिसको हम वेस्टर्ली कहा जाते हैं। वेस्टर्ली वाले एयर्स मिडल लेटीट्यूड से यहाँ पोलर यानी एरियाज में अंटार्कटिका के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये वेस्टर्ली वाली एयर्स यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ ऑटम सेट हो जाते हैं। ऑटम सेट होने की वजह से यहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर यानी डार्कनेस यहाँ फैलना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से सन की किरणें गायब होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ काफ़ी कोल्ड मौसम रहते हैं, कोल्ड मौसम रहते हैं। और इसी दौरान क्या होते हैं कि यहाँ पर एक ख़ास टेम्परेचर इन्वर्जन का प्रोसेस होते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन यहाँ होते हैं जिस वजह से ये पूरी एयर जो है वो एक स्टैग्नेंट फॉर्म में, स्टैग्नेंट यानी किसी जगह पे रुके रहना, ठीक है, वहाँ पे स्टैग्नेंट रहते हैं ये एयर्स। और यहाँ जो ठंड की वजह से क्या होता है, तकरीबन
इवन 70 तक यहाँ टेम्परेचर चला जाते हैं, -70 तक यहाँ टेम्परेचर चला जाते हैं तो विंटर के अंदर। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक एरिया, जो इस पोलर स्ट्रेटोस्फीयर एरिया है, वहाँ पे क्लाउड्स यानी ये एयर जो स्टैग्नेंट हुआ है वहाँ एक क्लाउड्स बनते हैं जिसको हम पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कहा जाते हैं, PSC पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कहा जाते हैं, जिसमें वाटर वेपर्स तो होते ही है, वो कंडेंस फॉर्म में होते हैं और छोटे आइस क्रिस्टल्स बने होते हैं, आइस क्रिस्टल्स बने होते हैं, राइट। ये आइस क्रिस्टल्स जब यहाँ फॉर्मेशन हो जाते हैं ठंड की वजह से, तो साथ में क्या होते हैं कि जैसे वेस्टर्ली विंड्स यहाँ पर बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स को लेके आते हैं, ख़ासतौर पर जो मिडल लेटीट्यूड से वहाँ से बहुत सारे पोल्यूटेंट्स को लेके आते हैं, लाइक दी CFCs एट्सेट्रा, राइट। ये पोल्यूटेंट्स कहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं, इन आइस क्रिस्टल्स पे जमा होना शुरू करते हैं। तो वहाँ ये सारी मैकेनिज्म्स वहाँ होते हैं जिसको पोलर वॉर्टेक्स भी कहा जाते हैं, जिसको हम क्या कहा जाते हैं, पोलर वॉर्टेक्स भी कहा जाते हैं। तो पोलर वॉर्टेक्स के अंदर ये सारी चीज़ें होते हैं और इस पोलर वॉर्टेक्स की वजह से यहाँ पर इन क्रिस्टल्स पे जब ये पोल्यूटेंट्स CFCs वगैरह जमा होना शुरू हो जाते हैं, समर जो ही यहाँ स्टार्ट होगा, लाइक दी यानी नवंबर यानी सितंबर से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, नवंबर के महीने में यहाँ पर सन के किरणें पहुँचना शुरू हो जाते हैं और ये क्लाउड्स आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ह्यूज अमाउंट में क्लोरीन जैसी रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और जब ये क्लोरीन रेडिकल्स यहाँ पर एकदम से इमीडिएटली बनना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर देखा गया है कि इस तरह की फिनोमेना की वजह से 30 to 35% ओजोन एट ए टाइम डिस्ट्रॉय हो रहा था। 30 to 35% जो है एट ए टाइम ओजोन यहाँ इस तरह की मैकेनिज्म की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा था, जिसको लेटरली ओजोन होल रिकॉर्ड किया गया। तो क्या ये ओजोन डिप्लेशन सिर्फ एंटार्क्टिका के ऊपर है? तो लेटर ऑन सारी जब बहुत सारे साइंटिस्ट नासा वगैरह के द्वारा पूरी तरीके से ये कंप्यूटराइज्ड मॉडल के द्वारा ये फाइंड आउट किया कि दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में किस तरह से ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। सैटेलाइट्स की इमेज के द्वारा ये देखा गया कि दुनिया की पूरी सारी हिस्से में, ये सिर्फ अंटार्कटिका के ऊपर ही नहीं बल्कि चाहे वो आर्टिक हो या अंटार्कटिका हो या दूसरे हिस्सों में है, इस तरह से ओजोन डिस्ट्रक्शन जो है वो तेज़ी से हो रहा था। तो यहाँ पर 1990s में चाइनीज़ कुछ साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड देखा गया कि ये जो ओजोन होल उस समय जो रिकॉर्ड किया था 1980s में, वो 4 गुना बढ़ चुके थे और एक एवरेज उन्होंने वर्ल्ड वाइड ओजोन डिप्लेशन का दिया था, दैट वाज 4% जो है पर ईयर ओजोन डिप्लेशन हो रहा था। तो ये ओजोन डिप्लेशन जो है सिर्फ अंटार्कटिका के ऊपर नहीं है बल्कि ये पूरे होल ग्लोब के ऊपर इस तरह के ओजोन डिप्लेशंस। यहाँ पर क्यों ये चीज़ इसलिए था कि थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, ये एक यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने रिपोर्ट कराया। तो ओजोन डिस्ट्रक्शन जो है ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है, जैसे हमने देखा कि ये 4% एवरेज जो है वर्ल्ड वाइड ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। तो अब हम देखेंगे इसके अगर ओजोन जो है अगर डिप्लीट हो जाते हैं तो इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। इम्पैक्ट्स हमारे पास सबसे पहले देखिए यूवी रेडिएशन दो तरह के हमारे पास है, यूवीसी और यूवीबी, दो इसके टाइप्स खासतौर पर यानी रिपोर्ट किया गया है कि यूवीसी हो या यूवी, दोनों चीज़ बहुत हार्मफुल होते हैं। या यूवीसी तो आमतौर पर हम जर्मिसाइड एज ए जर्मिसाइड इस्तेमाल करते हैं, जर्म्स को मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यूवीबी जो है ये बायोलॉजिकली एक्टिव यूवी रेडिएशन से ये हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर इंटरफेरेंस करने में बड़े काफ़ी मदद करते हैं। तो देखिए सबसे पहला इसके इम्पैक्ट क्या है यूवीबी रेडिएशन का, जैसे आपने सुना होगा इसकी स्किन कैंसर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चांसेस होते हैं, स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर क्या सिर्फ यूवी रेडिएशन से होते हैं? किस तरह से हमने ये स्किन यानी कैंसर को रिपोर्ट किया गया? स्टडीज़ में ये देखा गया कि हमारे पास जो मेलानोमा डिजीज़ है या स्किन कैंसर है, मेलानोमा आमतौर पर जो कैंसर काज होते हैं बिकॉज ऑफ द अदर रीजंस लाइक द केमिकल्स है ना, हैजर्डस केमिकल की वजह से भी स्किन कैंसर्स हो सकते हैं। तो ये देखा गया कि आमतौर पर उन लोगों में जो ज़्यादा वाइट स्किन होते हैं,
वाइट स्किन यानी वो जिनकी स्किन के अंदर पिगमेंट्स नहीं बनते हैं, जिनको हम मेलानिन पिगमेंट्स कहा जाते हैं। जहाँ स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट्स नहीं बनते हैं, वो स्किन के अंदर जो नॉन मेलानोमा कैंसर जो है बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया गया। और ये कैंसर जो है कहाँ रिपोर्ट करते हैं, जो बॉडी पार्ट्स जो ज़्यादा सन एक्सपोजर्स होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। सन एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स लाइक द हैंड्स या नेक्स, जो फेस है, इस तरह की चीज़ों पे ये स्किन कैंसर ज़्यादा रिपोर्ट किया गया। तो अभी हमारे पास समय शायद नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम हम ये फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।